हम्म। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का। और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर पढ़ चुके, तत्व यौगिक मिश्रण, परमाणु संरचना पढ़ चुके, आवर्त सारणी पढ़ चुके, धातु अधातु और उनके प्रमुख यौगिक हम लोग पढ़ चुके। कार्बन कार्बन के एलोट्रोप्स, कार्बन के अपर रूपों को भी हमने नॉन मेटल्स में पढ़ डाला। उसके बाद केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, एक टॉपिक स्टार्ट किया था। एक दिन में हमने उसकी भूमिका बनाई थी, अगले दिन में हमने एग्जाम्पल्स को पढ़ा था और जितना बेहतरीन अप्रोच ले सकते थे उस टॉपिक की ली। आज हम बात करने वाले हैं जो बचा हुआ जो रेस्ट सेगमेंट है केमिकल रिएक्शंस का, आज हम बात करने वाले हैं। और एक माइक्रो सेशन रहेगा, मतलब अब हमें केवल ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, केवल ये 4 रिएक्शंस को पढ़ना है। और फिर हमारा जो टॉपिक है वो खत्म होने की ओर, फिनिश होने की ओर आगे बढ़ेगा। चलिए, तो आज हमें सबसे पहले हेडिंग डाल देनी है ऊष्मा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी समझ लिया तो ऊष्मा शोषी समझना आसान होगा। ऊष्मा क्षेपी बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, देखिए, ऊष्मा का एक्सो का मतलब होता है बाहर निकालना, थर्मिक का मतलब है हीट। यानी ये वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। यानी ये वो अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऊष्मा का त्याग होता है। ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें हीट को रिलीज किया जाता है। आप कहेंगे सर क्यों किया जाता है, तो पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन को लेकर, फिर बाकी के पॉइंट्स की बात करते हैं। वे अभिक्रियाएं, रिएक्शंस इन विच, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का, जिनमें हीट का उत्सर्जन होता है, जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि एक्सक्रेशन ऑफ हीट। हीट को क्या किया जाएगा, एक्सक्रेट किया जाएगा, उत्सर्जन किया जाएगा। अच्छा, अगर ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो वातावरण का ताप बढ़ेगा। यानी वे अभिक्रियाएं जो इन्वायरमेंट का ताप बढ़ाती हैं, वे अभिक्रियाएं जो वातावरण या कहें परिवेश या कहें सराउंडिंग, यानी कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वो अगर एक्सोथर्मिक है, वो अगर ऊष्माक्षेपी है, तो वो सराउंडिंग का, वो परिवेश का, जो आसपास का माहौल है, उसका टेम्परेचर वो क्या कर देगी, बढ़ा देगी। ठीक है, तो जो आपके ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या करती हैं, वातावरण का ताप बढ़ा देती हैं। आप कहेंगे कि सर इनमें से ऊष्मा निकल क्यों रही है, ये बताओ। इसलिए ऊष्मा निकल रही है क्योंकि इन अभिक्रियाओं में जो क्रिया कारक होता है, जो रिएक्टेंट होता है, क्रिया कारक की ऊर्जा ज्यादा है। इन अभिक्रियाओं में क्रिया कारक की ऊर्जा ज्यादा है और उत्पाद की ऊर्जा क्या है भाई, कम है। तो इन अभिक्रियाओं में क्रिया कारक की ऊर्जा ज्यादा है, उत्पाद की ऊर्जा कम है। यानी अगर हम बात करें तो ई रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन ई प्रोडक्ट। अरे क्रिया कारक की एनर्जी ज्यादा है, उत्पाद की एनर्जी क्या है भाई, कम है। तो क्रिया कारक की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो हीट के रूप में बाहर निकल गई। अरे भाई, क्रिया कारक की ऊर्जा यहां पर क्या है, जो रिएक्टेंट है, जो क्रिया कारक है, उसकी एनर्जी ज्यादा, ठीक है, उत्पाद की एनर्जी कम। अब जब क्रिया कारक के पास ज्यादा है, उत्पाद के पास ऊर्जा कम है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी रिएक्टेंट के पास, वो उसने हीट के रूप में क्या कर दी, रिलीज कर दी, वो उसने ऊष्मा के रूप में वातावरण में मुक्त कर दी। ठीक है, यहां एक फॉर्मूला पढ़ेंगे डेल्टा एच, इसको बोला जाता है कुल एंथैल्पी परिवर्तन, टोटल एंथैल्पी चेंज, कुल एंथैल्पी परिवर्तन। ठीक है, टोटल एंथैल्पी चेंज, कुल एंथैल्पी परिवर्तन। डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच होता है
ई उत्पाद माइनस ई क्रियाकारक, यानी अगर हम बात करें तो डेल्टा एच क्या होता है, उत्पाद की ऊर्जा में से क्रियाकारक की ऊर्जा को घटाना। अच्छा एक चीज समझिए, यहां पर आपको पता चला अभी मैंने बताया था कि जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं होती हैं उनमें उत्पाद की ऊर्जा क्या रहती है, कम। तो यार कम में से किसको घटाओगे, ज्यादा को। तो याद रखना ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है, बहुत आता है पेपर में कि जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, उनके लिए टोटल एंथैल्पी चेंज, कुल एंथैल्पी परिवर्तन का मान नकारात्मक होता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि एंथैल्पी परिवर्तन निकाला जाता है उत्पाद की एनर्जी माइनस क्रियाकारक की एनर्जी, और यहां में पता है कि क्रियाकारक की एनर्जी ज्यादा है उत्पाद की कम है। अरे क्रियाकारक की ज्यादा उत्पाद की कम, तो जो एक्स्ट्रा थी हमारे पास हम क्या करेंगे, रखे, हमने उसको हीट के रूप में वातावरण में रिलीज कर दिया। तो वे रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज हो रही है, वे रिएक्शन जो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा रही है, वे रिएक्शन जिनमें क्रियाकारक की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा से ज्यादा है, या वे रिएक्शन जिनमें कुल एंथैल्पी परिवर्तन, कुल जो डेल्टा एच है उसका मान नेगेटिव है, उनको हम क्या कह देते हैं भाई, उनको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक? चलिएगा अब एग्जाम्पल, मुद्दा है एग्जाम्पल, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बनते हैं। एक्सोथर्मिक एग्जाम्पल, ऊष्माक्षेपी का पहला एग्जाम्पल है न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिकीय अभिक्रियाएं। नाभिकीय अभिक्रियाओं में चाहे यार विखंडन की बात कर लो, चाहे फीजन की बात कर लो, चाहे संलयन की बात कर लो, जब भी छोटे नाभिक जुड़कर बड़ा नाभिक बनाते हैं या बड़ा नाभिक टूटकर छोटा बनाते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में मास, द्रव्यमान, मास का लॉस होता है, और द्रव्यमान किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। तो परमाणु बम से भी ऊष्मा और अणु बम से भी ऊष्मा, नाभिकीय संलयन से भी ऊष्मा, नाभिकीय विखंडन से भी ऊष्मा। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या हो गई, ऊष्माक्षेपी। उसके बाद है ना अम्ल या क्षार की जल से अभिक्रिया, अम्ल हो, एसिड हो, बेस हो, उसकी जब जल से रिएक्शन करवाते हैं, जल से अभिक्रिया, इसको बोला जाता है तनुकरण। तनुकरण का मतलब पतला करना, डाइल्यूशन। ठीक है, जब किसी एसिड या बेस को पतला करना हो, उसकी कंसंट्रेशन घटाना हो, वाटर ऐड किया जाता है, उससे हीट निकलती है। ठीक है, उससे ऊष्मा निकलती है। तीसरा, कूड़े कचरे से कंपोस्ट बनना, कंपोस्टिंग, कंपोस्ट खाद जो बनती है, कूड़े कचरे से कंपोस्ट खाद बनना, ये भी आपके क्या है भाई, ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें, इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है भाई श्वसन, रेस्पिरेशन से भी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, याद रखना दहन, कॉम्ब्यूशन जब भी करेंगे आप, कॉम्ब्यूशन जब भी करेंगे, चाहे आप कॉम्ब्यूशन लकड़ी का करें, चाहे आप कॉम्ब्यूशन कोयले का करें, चाहे आप कॉम्ब्यूशन किसका करें, पेट्रोलियम का करें, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, किसी का भी आप दहन करते हैं, तो दहन से ऊष्मा क्या होती है भाई, रिलीज होती है, दहन से ऊष्मा पैदा होती है। ठीक है, या फिर लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम या कोई भी फ्यूल, कोई भी ईंधन ले लिया आपने, उसका आप दहन कर रहे हो, उसको जला रहे हो आप, तो उससे क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। नंबर 5 पे हम लोग बात करेंगे, तो याद रखिएगा नाभिकीय अभिक्रियाएं, अम्ल या क्षार की जल से अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन के अंत में, अगर किसी रिएक्शन के समीकरण के अंत में, रिएक्शन के इक्वेशन के अंत में, रिएक्शन के समीकरण के अंत में प्लस चिन्ह के साथ ऊष्मा, प्लस चिन्ह के साथ ऊष्मा या ऊष्मा की मात्रा, प्लस चिन्ह के साथ हीट लिखा हो या कोई ऊष्मा की मात्रा लिखी हो, तो वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगी। फॉर एग्जाम्पल N2 + 3H2 इज इक्वल्स टू 2NH3 प्लस ऊष्मा, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, श्वसन की अभिक्रिया का समीकरण आप देखेंगे, C6H12O6 + 6O2 इज इक्वल्स टू 6CO2 + 6H2O + 686 किलो कैलोरी हीट। बताओ किलो कैलोरी किसकी यूनिट है, हीट की, और प्लस के चिन्ह के साथ पीछे क्या लिखा हुआ है, हीट लिखा हुआ है। तो समझ जाइए बात किसकी कर रहा है,
समझ जाइए, वो आपसे बात साफ सुथरी कह रहा है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, प्लस ऊष्मा का मतलब है साथ में ऊष्मा भी निकली है। साथ में क्या निकली है भाई? ऊष्मा भी निकली है यहाँ पर। ये बात आपको पता चलेगा, और ये काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर हमने पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा जो बनेगा वो बनेगा चूना प्लस पानी। चूना जो होता है, ठीक है, उसमें जब पानी ऐड करते हैं, ठीक है, वाटर विद लाइम, चूना पत्थर या चूना जो होता है उसमें पानी जब ऐड करते हैं, तो आपने देखा होगा जो चूना पत्थर जो खड़िया होता है गांव में पुताई के लिए, उसमें पानी ऐड करते हैं, पानी मिलाते हैं तो बुलबुले निकलते हैं CO2 गैस के, और एकदम माहौल गर्म हो जाता है दोस्तों। तो रिएक्शन कैसी है? वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक अभिक्रियाएं हैं, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। कोई रिएक्शन दे दे तो पीछे प्लस के साथ हीट लिखा हुआ होगा हिंदी में या इंग्लिश में, या फिर कोई एनर्जी की क्वांटिटी दी हुई हो तो आप पहचान लेंगे प्लस चिन्ह के साथ। ठीक है, ये सारी की सारी जो अभिक्रियाएं हैं वो ऊष्माक्षेपी हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कर पाना हमारे लिए आसान। क्लियर? अब जो ऊष्माक्षेपी में पढ़ा है प्यारे विद्यार्थियों, वही हमें ऊष्माशोषी में पढ़ना है, उल्टा करके पढ़ना है बस। ठीक है, तो बड़ा आसान, बड़ा आसान। तो देखिएगा, अब हम बात करने जा रहे हैं ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक। केमिस्ट्री अंतिम सांसें गिन रही है, ये मान के चलिए अब आप। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन से पहले आपको कैटलिस्ट और एंजाइम पढ़ाऊंगा, उत्प्रेरक और एंजाइम्स। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से कनेक्टेड टॉपिक है ये, यानी केमिकल रिएक्शंस तो है ही, इसके बाद फिजिकल केमिकल चेंज भी इसी से कनेक्टेड है, कैटलिस्ट एंजाइम भी इसी से कनेक्टेड है। ठीक है, फिजिकल केमिकल चेंज एक क्लास का होगा। तो इस तरह हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा को क्या किया जाएगा? ऊष्मा ग्रहण, ऊष्मा को, हीट को क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब किया जाएगा, हीट को ग्रहण किया जाएगा। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी? ऊष्माशोषी। और तो अगर रिएक्शन ऊष्मा ले लेगी तो कहां से लेगी? वातावरण से। तो वातावरण का ताप घटेगा, यानी वो रिएक्शन जो सराउंडिंग के टेम्परेचर को डिक्रीज कर दे, वो रिएक्शन जो आसपास के वातावरण के तापमान को घटा दे, उसको आप क्या कह देंगे? ऊष्माशोषी। अब उल्टा आ जाइए, यहाँ पे आप कहेंगे सर क्यों ये ऊष्मा जो है यहाँ पे ये ऊष्मा क्यों त्याग रही है, क्यों ग्रहण कर रही है? तो इसका कंसेप्ट क्या है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर उत्पाद की ऊर्जा क्या है? ज्यादा। यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है क्रियाकारक से, तो क्रियाकारक की ऊर्जा थी कम और प्रोडक्ट के लिए चाहिए ज्यादा, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, अरे ई प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ई रिएक्टेंट, ई प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ई रिएक्टेंट। क्लियर? अच्छा, यहां पे डेल्टा एच निकालोगे, टोटल एंथैल्पी परिवर्तन, तो पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि कैसे निकालते हैं? ई प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट, ई प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट से निकालते हैं, और यहां पर उत्पाद की ऊर्जा क्या है? ज्यादा। ठीक है, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो उत्तर किस में आएगा? प्लस में। तो वे रिएक्शन जिनमें डेल्टा एच का मान क्या आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है, वो रिएक्शन क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी कहलाती है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी का कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो ऊष्माशोषी समझना आसान हो जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल्स में यही लपेट देता हूं। देखिए, एग्जांपल में सबसे पहले बात करते हैं वाष्पन। अरे पानी को वाष्प में बदलना है, क्या चाहिएगी? ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊष्मा खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वथन, पानी को गर्म करना, बॉइल, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी। गलन, फ्रीज, गलन मेल्टिंग, आपको मेल्ट कराना है, पिघलाना है, क्या करनी पड़ेगी? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, सॉलिड को सीधा गैस में बदलना चाह रहे हो बेटा, टेम्परेचर तो देना पड़ेगा, सब्लिमेशन। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में भी प्रकाश ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, प्रकाश संश्लेषण। क्लियर? जितनी भी अपघटन अभिक्रियाएं हैं, अपघटन अभिक्रिया, जो अपघटन रिएक्शन है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, उनके लिए भी मोस्टली किसकी जरूरत पड़ती है? जैसे तापीय अपघटन है, थर्मोलाइसिस, तो उसके लिए स्पेशली ताप अपघटन,
तापीय, थर्मो, तो थर्मोलाइसिस जो रिएक्शन है ना, उसमें अपघटन जब होता है तो कब होता है, गर्म करने पर, ठीक है। तो तापीय अपघटन अभिक्रिया वो भी क्या हो गई, वो भी ऊष्मा शोषी हो गई, ठीक है। इसके अलावा समीकरण के अंत में, समीकरण के अंत में माइनस ऊष्मा होगा, समीकरण के अंत में माइनस के साथ क्या लिखा होगा, हीट लिखा होगा। जैसे एक रिएक्शन एनसीईआरटी दी है, N2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2NO माइनस हीट, N2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2NO माइनस हीट। ये रिएक्शन किसने दी है, ये रिएक्शन एनसीईआरटी ने दी है, किसके लिए, ऊष्मा शोषी के लिए। तो मैं जहां तक मानता हूं ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी का जो कंसेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। हम लोग समझ गए हैं कि क्या तो ऊष्मा क्षेपी रिएक्शंस होती हैं और क्या ऊष्मा शोषी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। दो टाइप की रिएक्शंस हमने पढ़ ली है, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। अब लास्ट जो हमारा सेगमेंट बचता है वो बच जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन, ठीक है। ऑक्सीकरण अपचयन में फंडा बड़ा सिंपल है, 10 मिनट का कंसेप्ट है, लास्ट से लास्ट 15 मिनट लेगा, इजीली आप चीजों को समझ जाएंगे। बाकी मैं आपको काफी सारे एग्जांपल्स भी यहाँ पे दे दूंगा जिससे कि आप और बेहतरीन तरीके से अप्रोच कर ले टॉपिक को, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग बहुत अच्छे से एक एक चीज को समझते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम बहुत सीरियसनेस के साथ अपने कदम रखेंगे। तो ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी बढ़िया शानदार जो है अपने एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम एक तरफ लिखेंगे ऑक्सीडेशन, पहले इनकी कंडीशंस पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को बोला जाता है ऑक्सीकरण, ठीक है, इसी को बोला जाता है उपचयन, ठीक है। दूसरी तरफ हम पढ़ेंगे अपचयन, अपचयन को बोला जाता है रिडक्शन, इसको अवकरण के नाम से भी जानते हैं, अवकरण, तो अवकरण भी इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अब लपेटते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कंसेप्ट को। एग्जांपल्स तो फिर चुटकियों में होंगे, मामला कंसेप्ट का है, कंसेप्ट पे अपने को पकड़ बनानी है। तो यहां बोलते हैं, 1 सेकंड, यहां बोलते हैं अवकरण, ठीक है। चलिए अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो इसका पहली पहचान है ऑक्सीजन का योग, ठीक है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, एडिंग ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है किसी के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अच्छा, ऑक्सीजन के अलावा ऋण विद्युतीय तत्व का योग, ऋण विद्युतीय तत्व, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके एलिमेंट हैं उनका एडिशन। अब आप बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, जनरली जो नॉन मेटल्स हैं, जनरली जो अधातु हैं, अधातुओं में अगर हम मोस्टली बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, क्लियर, ये क्या है, ये मोस्टली जो है वो क्या है आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी ऐड हो रहा है, जिसके साथ भी ऐड हो रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो अगर किसी भी रिएक्शन में किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का ऐड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे आप लोग ऑक्सीकरण, ठीक है। अच्छा, अगर किसी के साथ हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का योग हो रहा है, धन विद्युतीय तत्व का योग, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करें तो हाइड्रोजन, ठीक है, नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन है, बाकी मेटल्स, तो मेटल्स में धातुएं जो होती हैं वो धन विद्युतीय होती हैं। तो अगर धातुओं के साथ कोई ऐड हो रहा है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, सॉरी अपचयन होगा। अच्छा, यहां उल्टा भी पढ़िए, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का लॉस, भाई समझ के देखिए, अगर ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ने पे ऑक्सीकरण हो रहा है तो उनके हटने पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, हटने पे क्या होगा, अपचयन होगा। हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जुड़ने पर, मेटल्स के जुड़ने पर, हाइड्रोजन के जुड़ने पर अगर अपचयन हो रहा है तो हाइड्रोजन
या धन विद्युतीय इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व जो जुड़ेगा, धन विद्युतीय तत्व का लॉस जब होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है। नंबर 4, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या होगा, अपचयन। आगे चल के इसी में एक कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर, ये केवल याद रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर में ये देखिए एडिशनल चीज है जो सिलेबस के एकदम बाहर की है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो जिस दिन आपकी केमिस्ट्री खत्म होगी तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर, फॉर्मूले बनाना कैसे सीखते हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर से ही सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल होल्ड करना पड़ेगा अभी, क्योंकि सिलेबस को पहले पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हैं, जो जरूरी चीजें हैं उसके बाद लास्ट में लूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल याद करिए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना और ऑक्सीकरण अंक घटना। ऑक्सीडेशन नंबर को बोला जाता है ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक घटना। ठीक है, ये 5 पहचान है ऑक्सीकरण और अपचयन की। ठीक है, 5। पहली क्या है, अगर ऑक्सीजन जुड़े या ऋण विद्युतीय तत्व, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये कोई भी जुड़ता है तो उसका ऑक्सीकरण होगा। अगर ये हटते हैं किसी के साथ से तो उसका अपचयन होगा। अगर हाइड्रोजन या कोई भी धातु जुड़ रही है तो उसका अपचयन होगा, अगर हाइड्रोजन या कोई धातु हट रही है तो उसका ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं तो अपचयन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो अपचयन होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट देखा जाए तो 3 चीजों पे है, एक तो ऑक्सीजन और ऋण विद्युती, हाइड्रोजन और धन विद्युती। ठीक है, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ेंगे किसमें, ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीकरण में। हाइड्रोजन और धन विद्युती तत्व जो जुड़ेंगे वो किसमें जुड़ेंगे, अपचयन में। ठीक है, हाइड्रोजन धन विद्युती तत्व हटेंगे किसमें, ऑक्सीकरण में, तो ऑक्सीजन और ऋण विद्युती तत्व हटेंगे किसमें, अपचयन में। इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे ऑक्सीकरण में, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे अपचयन में। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीजन नंबर घट जाएगा अपचयन में। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल पे लूंगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, पहले इलेक्ट्रॉन वाला समझते हैं। भाई Al से बन गया एल्यूमिनियम +3। ठीक है, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन गिनना सिखाया था। ठीक है, नहीं भी गिना तो ये एल्यूमिनियम तो न्यूट्रल है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। या फिर आप एल्यूमिनियम में आपको पता है 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन थे, 3 मैंने बोला ऊपर प्लस है तो नीचे घटा देना, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। अब 13 थे, 10 रह गए, बताओ क्या हुआ, त्याग। और त्याग हुआ है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी त्यागे जा रहे हो तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल अगला लिया N-3 से बन गया N-3, बताओ इलेक्ट्रॉन कितने थे, यहां पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन थे, इसके अंदर 7 नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर माइनस है तो नीचे जोड़ दो, 10 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें कितने रह गए, 7। बोलो यहां पर भी क्या हुआ, त्याग। त्याग हुआ तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण। जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का त्याग हो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। आप तो नंबर निकाल के देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास है Mg+1 से लेके Mg चला गया +2 पे। अब इलेक्ट्रॉन गिनने आपको, मैग्नीशियम में होते हैं 12, 12 में से 1 गया, रह गए 11। यहां थे 12, 12 में से 2 गया, बोलो कितने रह गए, 10। अभी भी क्या हुआ है, त्याग। क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ठीक है, O2 O-1 चला जाए O-2 पे, गिनो। ऑक्सीजन के होते हैं 8 में 1 जोड़ दिया 9 इलेक्ट्रॉन, 8 में 2 जोड़ दो 10 इलेक्ट्रॉन। क्या किया गया, ग्रहण, रिसीव किया गया, तो क्या होगा बताओ, अपचयन। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर तो शायद आप समझ गए होंगे कि कैसे तो रिसीव किया जाता है और कैसे डोनेशन। आपको कुछ नहीं करना, मैंने इलेक्ट्रॉन गिनना सिखाया है, मैंने आपको ठीक है ना। तो जो आपका एल्यूमिनियम के बारे में बात की, मैग्नीशियम के बारे में की, ऑक्सीजन के बारे में की, है ना, सोडियम के बारे में बात की, मैं आपसे जो कह रहा हूं वो क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि भाई जो आपका इलेक्ट्रॉन गिनने का पैटर्न है वो मैं आपको समझा चुका अच्छे से कि इलेक्ट्रॉन कैसे गिनने हैं आपको। इलेक्ट्रॉन गिनना मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही सिखा दिया था। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे ऑक्सीडेशन होगा, कैसे रिडक्शन होगा,
बढ़िया तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन के लेने देने के आधार पर, तो क्लियर हुआ, ठीक है। लेकिन यहां समझिए, मैंने लिखा C+O2 इज इक्वल टू CO2, ठीक है, क्लियर। C+O2 इज इक्वल टू CO2। अब हमें ये देखना है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ। कार्बन, कार्बन के साथ क्या जुड़ा, ऑक्सीजन। जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, उसका ऑक्सीकरण होगा। हमने पढ़ा है ऑक्सीजन का योग, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा है, कार्बन। कार्बन क्या होता है, धन विद्युती। या फिर आप ऐसे मान के चलिए, अगर एक का ऑक्सीकरण हो गया तो दूसरे का 100% क्या होगा, अपचयन। ये भी मान के चलिए। अरे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण का मतलब है कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। अगर डोनेट इसने किए तो लिए तो होंगे किसी ने, ठीक है, लिए होंगे किसी ने, तो किसने लिए होंगे, ऑक्सीजन ने लिए होंगे। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है, क्लियर। चलो, अरे भाई नोट्स आपको हम लोग रिटन दे रहे हैं ना, आपको रिटन एकदम टाइप किए हुए नोट्स, मेरे खुद के टाइप किए हुए नोट्स आपको दे रहे हैं। पैनल पीडीएफ्स भी नहीं हुई है तो आज ही अपलोड हो जाएंगी, क्योंकि क्लास की जो रिटन पीडीएफ्स है वो तो अब तक की मैंने सारी चेक करवा के डलवा दी थी, ठीक है। नहीं भी डली है तो डल जाएगी, टेम्पर मत लूज कीजिए, मस्त पढ़िए। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, हमने पढ़ा है, देखिए हमने पढ़ा ऑक्सीजन का योग होना क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का योग होना ऑक्सीडेशन है, ठीक है। अब जब एक ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो दूसरा पक्का लेगा, तो उसका क्या हो गया, रिडक्शन। और अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ हो जाए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर साथ साथ हो जाए, ऑक्सीकरण अपचयन अगर साथ साथ हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को रेडॉक्स, अपचय उपचय, अपचय भी हो रहा है उपचय भी हो रहा है, अपचय उपचय, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स, ठीक है। अच्छा, अगला एग्जांपल लीजिए, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, ठीक है। अब बताइए नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ा, हाइड्रोजन। तो जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा उसका क्या होगा, अपचयन, ठीक है। अब आप कहेंगे कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, धन विद्युती है। अच्छा, नाइट्रोजन को ऋण विद्युती में पढ़ा है, तो जिसके साथ ऋण विद्युती जुड़ता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। और वैसे भी हमें पता था एक का अपचयन हो जाएगा तो दूसरे का ऑक्सीकरण होगा। ये रिएक्शन भी कैसी है, रेडॉक्स है। इसी तरह हमने बात कर ली H2 प्लस O2, 2H2 प्लस H2 प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2SO3। यहां गौर करिए, सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी, क्या हुआ, ऑक्सीकरण। अरे जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन के साथ सल्फर जुड़ा उसका क्या होगा, अपचयन, ठीक है। तो बड़ा ही आसान पैटर्न है, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल ये देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। जिसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ेगा, जिसके साथ ऋण विद्युती तत्व जुड़ेगा, जैसे कि ऑक्सीजन जुड़ जाए, नाइट्रोजन जुड़ जाए, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ये सब जुड़ जाए, तो ऋण विद्युती है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो जब ऋण विद्युती तत्व जुड़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा उससे, ठीक है। मान लीजिए मैं जुड़ा है विद्युत ऋणी तत्व से, तो विद्युत ऋणी तत्व जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, वो मेरे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, यानी मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करूंगा। और मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करूंगा तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। अगर मैं धन विद्युती से जुड़ूंगा तो धन विद्युती क्या करेगा, मुझे इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो मैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करूंगा, और मैं ग्रहण करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, अपचयन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज रेडॉक्स रिएक्शन है कि जिसका ऑक्सीकरण होता है, किसका हुआ, कार्बन का, तो कार्बन को अपचायक कहेंगे, कार्बन को क्या कहेंगे, रिडक्टेंट। जिसका खुद का ऑक्सीकरण हुआ है वो दूसरे का क्या कर रहा है, अपचयन, इसलिए उसे अपचायक कहेंगे। जिसका खुद का अपचयन हुआ है उसे क्या बोलोगे, ऑक्सीकारक, क्योंकि वो दूसरे का क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण। तो कई बार वो रिएक्शन देकर एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ लेता है कि दी गई रिएक्शन में ऑक्सीकारक बताओ, तो ऑक्सीकारक वो होगा जिसका अपचयन हो रहा होगा। इस रिएक्शन में ऑक्सीकारक कौन है, इस रिएक्शन में अपचयन किसका हो रहा है, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीकारक होगा, ऑक्सीडेंट होगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। अब ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, अपचायक होगा, रिडक्टेंट होगा, ठीक है। इस रिएक्शन में पूछ रहा है कि भाई ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, सल्फर का, तो सल्फर क्या होगा यहाँ पे, अपचायक होगा, ठीक है। अपचयन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का, तो ये क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीकारक होगा। तो कंसेप्ट यही है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कि वे रिएक्शंस
जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाए, वे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन जुड़े, वे रिएक्शन जिनमें कोई भी विद्युत ऋणी तत्व जुड़े, वो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। या फिर वे रिएक्शन जिनमें हाइड्रोजन हट जाए, वे रिएक्शन जिनमें कोई धन विद्युती तत्व हट जाए, उसको क्या होगा, उसको कहेंगे हम लोग क्या, उसको कहेंगे हम लोग ऑक्सीकरण। अपचयन की बात करेंगे, उल्टा कर दो, वे रिएक्शन जिनमें हाइड्रोजन जुड़े, वे रिएक्शन जिनमें धातुएं जुड़े, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़े, वो क्या होंगी, अपचयन। वे रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाए, अपचयन होंगी। वे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन हट जाए, वे रिएक्शन जिनमें ऋण विद्युती तत्व हट जाए, वो क्या कहलाएंगे, वो आपका अपचयन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे के उल्टे हैं, एक कोई भी याद कर लीजिए, उसका उल्टा आप किसमें लागू कर दीजिए, दूसरे में। क्लियर। पैनल पीडीएफ आपको लगभग डेली ही डालते हैं, 2 दिन से जो बंदा डालता था वो अपने गांव गया हुआ था, ठीक है। तो वो पैनल की जो पीडीएफ होती है वो सेव भी वही बंदा करता है, तो आज मैं डलवा दूंगा। हर दिन हर 20 25 30 क्लास हो गई, आपको हर चीज रेगुलर मिल ही रही है ना, तो इतना टेंशन मत लिया करो, बस आप एक बार बोल दिया करो कि सर वो नहीं डली है, बस इतना नहीं कहना कि सर प्लीज रिप्लाई। अरे भाई आपके लिए हैं हम लोग, आपकी हर प्रॉब्लम हमारे मतलब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो कंसेप्ट है वो हमने पूरा किया कि क्या तो ऑक्सीकरण होता है और क्या अपचयन होता है, ठीक है। अब मैं एक एनसीईआरटी की एक टेबल आपको जो है लिखवा देता हूं, ठीक है, एक टेबल लिखवा देता हूं, वो देख लीजिए। कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक एनसीईआरटी में कुछ लिखे हुए हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक, कुछ प्रमुख अपचायक रिडक्टेंट, ये फेमस है जो एग्जाम में आ जाते हैं और जो दोनों का कार्य करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स नोट करवा रहा हूं, ठीक है। ऑक्सीकारक के रूप में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऑक्सीजन, ओजोन, ये ऑक्सीकरण कर देते हैं, जिनके भी साथ आते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं इसको, ठीक है। क्लोरीन गैस आपका पोटेशियम परमैग्नेट, KMnO4, नाम भी मैं लिख दूंगा, टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अपचायक की अगर बात करेंगे तो हाइड्रोजन गैस, ये अपचयन करेंगे, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, ये हो गए। बहुत की हम बात करेंगे तो कुछ लिखे हुए हैं, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, HNO2 है, नाइट्रस एसिड, ये क्या है, दोनों की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ऑक्सीजन जानते ही आप, कुछ जो जानते हैं उनको छोड़ दूंगा। ऑक्सीजन जानते हैं, ओजोन जानते हैं, इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये कुछ फेमस ऑक्सीकारक हैं जिनका प्रयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। K2Cr2O7 याद रखिएगा, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, अच्छा, अपचायक में लिथियम, ठीक है, ये हो गया नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। क्लोरीन गैस आप जानते ही हैं, पोटेशियम परमैग्नेट हो गया, पोटेशियम परमैग्नेट। बाकी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ही हो गया। ये HNO2 इसको नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस अम्ल बोलते हैं, HNO2। तो ये ऑक्सीकारक का भी काम करते हैं, अपचायक का भी काम करते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, ये ऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं, रिडक्टेंट का भी काम करते हैं। चलिए आगे बात करें। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट पूरा हुआ। क्या क्या पढ़ा एक बार देख लीजिएगा, है ना। अगर आप लेट हो गए हो या फिर आपको नोटिफिकेशन लेट मिला हो तो कोई नहीं, शुरुआत से ही स्टार्ट कर लिया करो, आप तो बैक से ही स्टार्ट किया करो। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक, जिनसे हीट निकलती है, उनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक, जिनमें हीट को ग्रहण किया जाता है, उनके एग्जांपल। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डिफरेंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के एग्जांपल, फिर एग्जांपल, इसी में रेडॉक्स कंप्लीट किया। और हमने साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्टेंट, जो ऑक्सीकारक, अपचायक और बॉथ दोनों का काम जो करते हैं रिएक्शंस में, हमने उनकी बात की। ठीक है,
अब एक लास्ट कैटेगराइजेशन है फास्ट रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन, ठीक है, जो बहुत तेज होती हैं। जैसे दो एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की अभिक्रिया, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की जो अभिक्रिया होगी बहुत फास्ट होती है, बहुत क्विक होती है। साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया में उत्पाद बनता है वो भी बहुत फास्ट बनता है। तो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो अर्ध आयु काल है, जो हाफ लाइफ पीरियड है, हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ, रिएक्शन के आधे खत्म हो जाने का समय, वो 10 की पावर -10 सेकेंड है। इतना फास्ट होती है, ठीक है। लेकिन आपको टाइम नहीं याद करना, आप तो केवल याद रख रहे हैं कौन कौन सी फास्ट रिएक्शन है, कौन कौन सी स्लो रिएक्शन है, ठीक है। दो एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिए हैं। स्लो रिएक्शन की बात करें तो वीक एसिड वीक बेस, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार की जो अभिक्रिया है, वीक एसिड वीक बेस की जो रिएक्शन है वो कैसी होती है, वो आपके स्लो होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग संक्षारण, लोहे पर जंग लगना, संक्षारण की जो प्रोसेस है, रस्टिंग कोरोजन संक्षारण की जो प्रोसेस है बहुत स्लो होती है, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिएक्शंस में, अभी क्योंकि टॉपिक हमारा जो है इसमें केमिकल रिएक्शंस खत्म हुई हैं, फिजिकल केमिकल चेंजेस जब कल पढ़ेंगे तो मैं आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, मैं आपको उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय, ठीक है, एक डायरेक्शन में चलने वाली, दो डायरेक्शन में चलने वाली रिएक्शंस की भी जानकारी दे दूंगा, बट वो फिजिकल केमिकल चेंज, भौतिक रासायनिक परिवर्तन के साथ अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। तो मैंने केमिकल रिएक्शंस का जो चैप्टर था उसमें संयोजन, कॉम्बिनेशन, अपघटन, डिकम्पोजिशन के टाइप, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव, उसके बारे में बात की, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी, ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स, फास्ट एंड स्लो रिएक्शन। यहां पे जाके हमने टॉपिक की यात्रा को क्या किया भाई, समाप्त किया है, ठीक है, क्लियर हुई बात यहां तक। तो आज की जो क्लास है हमारी उसमें हम केमिकल रिएक्शंस खत्म कर चुके हैं, कल फिजिकल केमिकल चेंजेस पे एक क्लास आएगी, उसके बाद कैटलिस्ट एंड एंजाइम्स पर हम 2 क्लास लेंगे, ठीक है। तो लास्ट से लास्ट केमिस्ट्री जो सेगमेंट है वो आपका 10 to 15 क्लास का, उसको भी हम लोग तेजी से अब लोग लेंगे। क्लासेस की फ्रीक्वेंसी एंड टाइम बढ़ाकर मैं आपको लूंगा ताकि केमिस्ट्री जो है जल्दी से फिनिश करके फिजिक्स और देन बायोलॉजी का जो सेगमेंट है वो आपका पूरा हो। अच्छे से मेहनत करते रहिए, जो भी पढ़ते जा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ते जाइए, ठीक है, और जल्द ही जो है आपके लिए बहुत अच्छे सिस्टम से क्लासेस की फ्रीक्वेंसी टाइम, संडेज को भी मैं सोच रहा हूं कि 2-2 3-3 घंटे आपको क्लासेस दूं, क्योंकि एग्जाम से काफी पहले मैं तो चाहता हूं कि आपको सिलेबस करके पूरा दूं ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर पाएं, अच्छे से एक एक चीज को 2-2 3-3 बार पढ़ पाएं, दिमाग में बिठा लें। तो एंजॉय कर रहे होगे क्लास को। आज हो गया टॉपिक फिनिश, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बात फिजिकल केमिकल चेंजेस के साथ करेंगे, तब तक के लिए लेता हूं विदा, टाटा बाय बाय।